ऑलराइट, सो थर्मोडायनेमिक्स में देखो हम लोग क्या रिवीजन करने वाले हैं वो मैं आपको पहले बताया। तो विल डिस्कस बेसिकली ओनली द फर्स्ट लॉ। बेसिक की टर्म्स वगैरह जो है आपको पता है ऑलरेडी, क्योंकि आप इतना पढ़ चुके हो अभी तक कि आपको बेसिक आपको पता है प्रोसेस क्या होता है, या आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मीनिंग क्या है। देन यू नो सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स क्या डिफरेंस है, बाउंड्री एडियाबैटिक वॉल मतलब हीट ट्रांसफर को अवॉइड करेगा वो, डायथर्मल वॉल मतलब आप उससे हीट ट्रांसफर कर सकते हो। सो ये बेसिक की टर्म्स आपको पता है, राइट। एक्सटेंसिव इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में आपको पता है कि इंटेंसिव जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होता है, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है। तो ये तो बेसिक की टर्म करते हैं हम लोग फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया होगा, जहां भी आपने पढ़ा होगा, बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो, एंड देन उसका डायरेक्ट एप्लीकेशन इनटू हेस लॉ। एंड हेस लॉ से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट लॉ से भी क्वेश्चंस आते हैं, एंड देन सम कन्वर्जन्स की इंटरनल एनर्जी का इंटरप्रिटेशन क्या क्या हो सकता है, उसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, आइसोथर्मल पे उस इक्वेशन को कैसे कैसे डिफरेंट फॉर्मेट में मॉडिफाई कर सकते हैं, विच इक्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन को। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है सर, इंपॉर्टेंट ये है कि इस चैप्टर में यू शुड बी एबल टू कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। जैसे इन फंक्शंस मतलब वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, इंथैल्पी, इंट्रोपी, गिव्स एनर्जी इनटू ईच अदर, इन ईच अदर यूजिंग गिवन कंडीशंस। ये जिसने थर्मोडायनेमिक्स में कर लिया कि इस कांस्टेंट टेम्परेचर का मीनिंग ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, एडियाबैटिक प्रोसेस है या हीट ट्रांसफर जीरो है तो उससे ये हम लोग इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं उससे। अगर आप वो कन्वर्जन करना सीख गए तो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो आप उसका फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। एक तो ये आपको आना चाहिए। दूसरा, नो बेसिक फॉर्मूला, बेसिक एंड डायरेक्ट फॉर्मूला ऑफ एनीथिंग, है ना। बहुत बार क्या होगा कि फॉर्मूला आप भूल जाओगे भले प्रोसेस समझ में आ रहा है, तो फॉर्मूला पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूले से ही क्वेश्चन होंगे इसमें, है ना। ये दोनों चीजें आनी चाहिए कि क्वेश्चन में कोई भी लैंग्वेज वो रिक्रिएट कर सकते हैं। एंड उसके अलावा जो अगर पूछा जाएगा तो वो यू ऑलरेडी नो। ओके, क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, जैसे मैंने पहले बोल दिया, एक तो कन्वर्जन के क्वेश्चन आएंगे, दूसरा फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो इसमें पूछा जाता है फर्स्ट लॉ से बेस्ड, वो यही है कि अलग अलग इक्वेशन देंगी, मतलब नो डिफरेंट एंथैल्पीज एंड देयर कन्वर्जन, कि अलग अलग तरह की जो इंथैल्पी होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि, और उसका मीनिंग क्या है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे मान लो कि इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है, तो उसका मीनिंग क्या है, उसके क्या क्या इंटरप्रिटेशंस है। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन है, बॉन्ड इंथैल्पी अलग अलग फिजिकल स्टेट के लिए, या फिर जैसे मान लो कि कब कब हम लोग बॉन्ड इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। ऐसी कौन सी सिनारियो होगी जहां पे हम इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन को इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन के बराबर बोल सकते हैं। ऐसा कौन सा, मतलब समझ लो कि एक ही चीज है, नाम अलग अलग है लेकिन उनकी वैल्यू एक है, क्योंकि वो प्रोसेस वही है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो आपके पास सोडियम सॉलिड है, आपने उसको इंथैल्पी दिया कुछ और आपने बना दिया सोडियम गैसियस। अब गैसियस बनते ही सोडियम तो अलग अलग एटम में कन्वर्ट हो जाएगा ना, क्योंकि सोडियम अकेला ही रहता है। तो इसको आप इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन भी बोल सकते हो और इसको आप इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो। तो वो कन्वर्जन पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास Br2 लिक्विड है ना, आपने इसको हीट किया और आपने बना लिया 2Br एटम्स। तो ये कन्वर्जन कैसे हुआ भाई, Br2 लिक्विड को पहले आप Br2 गैसियस में करोगे तो इसके लिए इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन हो गया, सॉरी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन हो गया ये। एंड देन आप क्या कर रहे हो, इसकी बॉन्ड एनर्जी जितनी एनर्जी दे रहे हो आप इसको फिर से, तो ये बन गया Br में, 2Br में।
तो इसको हम बोलेंगे इंथैल्पी और बॉन्ड डिसोसिएशन या बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? तो जिसको हम बेसिकली बॉर्न हेबर साइकिल जो कहते थे अपन, वो कन्वर्जन और उसका मीनिंग, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनको आप क्लैरिटी के साथ समझना। बाकी क्वेश्चन में करेंगे तो मैं और भी हिंट दूंगा आपको। बस इतने में पूरा फर्स्ट लॉ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। बाकी मैं आपको फॉर्मूला वगैरह एक बार रिकॉल करा देता हूँ। सो प्रोसेस वाइज आपको पता है, जैसे टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोथर्मल प्रोसेस। dt जीरो, डेल्टा टी जीरो, डिपेंडिंग ऑन किस तरह से ले रहे हो। कांस्टेंट वॉल्यूम को आइसोकोरिक कहते हैं, कांस्टेंट प्रेशर को आइसोबेरिक, एंड एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर जीरो। ठीक है। एडियाबैटिक को कभी कभी हम आइसेंट्रोपिक भी बोलते हैं, बिकॉज इंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। बिकॉज इंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता था? क्यू बाई टी, है ना, डी क्यू बाई टी, ऐसा होता था। तो अगर हीट ट्रांसफर ही जीरो है तो इंट्रोपी जीरो होगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग बोलते हैं, हमेशा नहीं। लेकिन इंट्रोपी का डिस्कशन हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, जो दो पार्ट में करने वाले बेसिकली इसको। तो उसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी मस्ट बी कंजर्व्ड। तो हम तीन फॉर्म ऑफ एनर्जी को डिस्कस करते हैं यहाँ पे: इंटरनल एनर्जी, हीट एंड वर्क। हीट और वर्क ये दोनों क्या है? पाथ फंक्शन है ना। हीट और वर्क दोनों क्या है? पाथ फंक्शंस है। और इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो पाथ फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम ऑपरेशन, और ये कन्वर्टेबल है। अच्छा, हीट और वर्क दोनों ही बाउंड्री एनर्जी बोलते हैं इनको। बाउंड्री एनर्जी क्यों कहते हैं? क्यू एंड डब्ल्यू को हम लोग क्या कहते हैं? बाउंड्री एनर्जी। क्योंकि ये तभी पता चलता है जब ये एक्सचेंज होते हैं। आप हीट या वर्क किसी सब्जेक्ट के पास ये नहीं बोलते हो कि इतना वर्क है इसके पास। सो हीट और वर्क कैन बी कैलकुलेटेड और इंटरप्रेटेड ओनली व्हेन दे आर बीइंग एक्सचेंज्ड। विदाउट एक्सचेंज यू कैन नॉट डिटरमाइन हीट। तो जैसे इंटरनल एनर्जी आप पता कर सकते हो किसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, लेकिन हीट एक्सचेंज ही होता है, तो एक्सचेंज के टाइम में पता चलता है। बाउंड्री एनर्जी कहते हैं इनको। ये दोनों ही पाथ फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगा। और डेल्टा यू क्या होता है? स्टेट फंक्शन होता है। मतलब ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। देन कैलकुलेशन ऑफ हीट, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन करते हैं हम लोग। इंटरनल एनर्जी अपने आप कैलकुलेट हो जाती है उसमें, इंटरनल एनर्जी भी कर सकते हो वैसे अलग से कैलकुलेट। हीट कैलकुलेशन के लिए क्या होता है? हीट क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, राइट। ये फॉर्मूला, या एस डेल्टा टी या एम एस डेल्टा टी, याद है? ये 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला आप। अब इसको डिफाइन, इसको कैलकुलेट करने के लिए जो सी है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। और इसके डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं इसके। तो जैसे टोटल हीट कैपेसिटी सीटी है, अभी जो हम लोग देख रहे हैं, टोटल हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट सप्लाइड अपॉन टी। अच्छा, एक ध्यान रखना कि डेल्टा क्यू और क्यू आर द सेम थिंग बाय सिंबल वाइज। क्योंकि हीट अभी मैंने बताया वो एक्सचेंज ही होता है, तो वो इट विल ऑलवेज बी चेंज। तो आप उसको डेल्टा क्यू लिखो चाहे क्यू लिखो, इट्स द सेम थिंग। नाउ ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल हीट कैपेसिटी होता है क्यू बाई टी, या चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट हीट, मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट सप्लाइड। और बाय डेफिनेशन हीट कैपेसिटी क्या होती है? हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी होगी तो हीट सप्लाइड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मोलर हीट कैपेसिटी दो तरह के होते हैं: सीपी एट कांस्टेंट प्रेशर, सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ध्यान देना कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होगी? पाथ फंक्शन होगी या स्टेट फंक्शन होगी? बताइए। हेड फंक्शन। पाथ फंक्शन होगा ये। सर पाथ फंक्शन हो। हाँ, क्योंकि आप देखो ना, अगर आपने डिफाइन ही कर दिया कि कांस्टेंट प्रेशर पे अलग है और कांस्टेंट वॉल्यूम पे अलग है, तो मतलब प्रोसेस पे डिपेंड कर रहा है ना ये तो पाथ फंक्शन होता है ये पाथ फंक्शन तभी नहीं होगा जब आपने डिफाइन ही कर दिया, सॉरी, पाथ फंक्शन हाँ तभी नहीं होगा जब आपने डिफाइन ही कर दिया कि सीवी के बारे में बताओ। तो आपने पाथ ही डिफाइन कर दिया कि सीवी ही है वो,
then it's not path function. You have already fixed the path, तो वैसे it makes no sense actually. तो ठीक है, बाकी ऐसे ही पाथ फंक्शन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर बाय 1 डिग्री पर यूनिट मास, है ना, यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस के लिए। ठीक है, तो ये फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए आपको, और इनका मीनिंग भी पता होना चाहिए ना। ये हम आगे भी कर लेंगे, वैसे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप, वही मैं बोल रहा हूँ कि इतना फॉर्मूला होता है, लेकिन आप डेरिवेशन कभी भी ऑन स्पॉट कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि टाइम इतना नहीं होता, तो याद रखना जरूरी है। मतलब ऐसा नहीं है सब फॉर्मूला एक दूसरे से डिराइव्ड है, लिंक्ड है, तो कर सकते हो आप कभी भी। जैसे मैं नहीं याद रखता, क्यों नहीं याद रखता? कि मैं पहले रखता था, अब नहीं रखता, कि मैं कुछ तो याद हो गई और कुछ मैं कर लेता हूँ ऑन स्पॉट ही, मेरे पास टाइम है, आपके पास नहीं होता है, तो आपको याद करना पड़ेगा। ये आपको याद होगा, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यस सर। है ना, कि इंटरनल एनर्जी जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम बाई 2 nRT के बराबर होती है, F/2 nRT। और इसीलिए मोनो एटॉमिक के लिए हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 लेते थे, तो याद करो केटीजी में 3/2 nRT करते थे अपन, याद है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आता था काइनेटिक गैसियस इक्वेशन से, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 nRT, मोनोटॉमिक गैस के लिए, याद है? तो जो F है वो क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस। बाय जनरल डेफिनेशन तो उसकी ये है, लेकिन यहां पे उसका सिग्निफिकेंस ये है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली डिफरेंट डायमेंशंस और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी वेयर दैट एनर्जी विल बी डेसिपेटेड वंस वी सप्लाई इट टू द सिस्टम। जैसे मान लो किसी सब्सटेंस को आपने क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया, तो वो क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है, उसको लेके जो उसकी एनर्जी में इंक्रीज आएगा, उससे उसके ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेशनल तीनों काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ सकता है। नॉट डिपेंडिंग ऑन शेप एंड टाइप ऑफ मॉलिक्यूल डिसाइड होगा कि उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है। जैसे हो सकता है आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम तब नहीं समझ में आया होगा जब आपने पढ़ा होगा, चांसेस हैं, लेकिन अब आपको बहुत सिंपल तरीके से समझ में आया, क्योंकि अब आपको इनर्शिया और इन सब का कॉन्सेप्ट पता है। तो अगर कोई मोनोएटॉमिक पार्टिकल है तो उसके पास तीन ही मोशन हो सकते हैं, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन, और जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो सकता है, किसके लिए? मोनोएटॉमिक गैस के लिए। लेकिन अगर कोई डायटोमिक है, तो डायटोमिक का मतलब उसके पास 2 एटम है। अब बाय डेफिनेशन क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स की जब हम बात करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कोशिश करोगे कि अगर लीनियर है तो उसको एक ही एक्सिस पे रखो। तो इसको इस एक्स एक्सिस के अलोंग मान लो रख दिया, तो एक्स के अलोंग ट्रांसलेटरी तो होगा, एक्स वाई जेड के अलोंग ट्रांसलेटरी मोशन तो होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग इसके पास रोटेटरी, रोटेशनल टाइम काइनेटिक एनर्जी भी होगी, होगी कि नहीं? यस सर। क्योंकि मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड अवे फ्रॉम द सेंटर और एक्सिस, तो रोटेट करोगे तो होगा। लेकिन एक्स एक्सिस के अलोंग नहीं होगा। ओमेगा एक्स हो सकता है, लेकिन आई एक्स नहीं है, आई एक्स 0 है, इसलिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो 0 हो जाएगा एक्स एक्सिस के अलोंग। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और अगर ये ट्राई एटॉमिक हुआ तो ऑफ कोर्स वो आउट ऑफ प्लेन जाएगा। 3 एटम हो गए मान लो, 1 2 और तीसरा मैंने कहीं यहां रख दिया ऐसे, तो अब इसके पास तीनों एक्सिस के लॉन्ग होगा। सर इसमें भी दो केसेस आता है ना, लीनियर और नॉन लीनियर। हाँ, मतलब ट्राई एटॉमिक में नॉन लीनियर ही लिया है मैंने अभी। हाँ, लीनियर अगर होगा तो ऑब्वियसली उसमें, मतलब लीनियर का मतलब है कि आप उसको डायटोमिक की तरह कंसीडर करो, इन सेंस नॉन ऑफ। लीनियर में एक हाँ, साथ आ जाएगा। हाँ, तो इसमें तीनों होगा, तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना। मॉलिक्यूल के शेप पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दो ये। तो कोई भी थ्री ट्राइएटॉमिक और नॉन लीनियर हुआ और 3 डायमेंशनल शेप हुआ, तो फिर तीनों रोटेशनल काइनेटिक एनर्जीज होंगे उसके पास, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 6। अब आता है थर्ड पार्ट, विच इज नॉट यूजुअली कंसिडर्ड एट नॉर्मल टेम्परेचर रेंज, बट हायर टेम्परेचर पे हम करते हैं, जिसको हम कहते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। ना वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, हर मॉलिक्यूल का अलग अलग हो सकता है, लीनियर होते हुए भी अलग अलग हो सकता है। ठीक है, क्योंकि कितने बॉन्ड्स के अलॉन्ग वाइब्रेशन पॉसिबल है, एंगुलर वाइब्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है, उस हिसाब से डिसाइड होता है वो। ठीक है,
तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। तो वो मैं अभी नहीं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, वी डोंट हैव इनफ टाइम, बट हाँ मैं कुछ एग्जांपल देके समझा जरूर सकता हूँ आपको कि जैसे मान लो कि एक मॉलिक्यूल है जो कि नॉन लीनियर है, तो इसके पास 3 वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हमेशा 3 होंगे। कैसे? इस बॉन्ड के अलॉन्ग वाइब्रेट करे, इस वाले बॉन्ड के अलॉन्ग वाइब्रेट करे, इस वाले बॉन्ड के अलॉन्ग, एंड देन एंगल के अलॉन्ग वाइब्रेट करे, मतलब ये वाला जो एंगल है इसके अलॉन्ग वाइब्रेट करे। तो बॉन्ड के अलॉन्ग ऐसे ऐसे, और एंगल जो है उसके अलॉन्ग ऐसे ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है वो, तो 3 डेसिपेशन हो सकते हैं। तो मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि हायर टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन गो बियॉन्ड रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, 6 से ज्यादा भी हो सकता है। ऐसा बस जनरलाइज टर्म बोल देते हैं, एग्जैक्टली कैलकुलेट हम प्रैक्टिकली ही कर सकते हैं उसको, ऑन पेपर हम नहीं डिसाइड कर सकते कितना वाइब्रेशन होगा। हायर द टेम्परेचर हायर विल बी डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसका ये है कि सेम हीट सप्लाई करोगे तो राइज इन टेम्परेचर इक्वल नहीं होगा हर सब्सटेंस के लिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा डायरेक्शन में डेसिपेट कर सकता है एनर्जी को, तो टेम्परेचर में दिख के नहीं आएगा वो। तो जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होता है उसका राइज इन टेम्परेचर कम होता है विद सेम हीट सप्लाइड। क्लियर है ये? Sir, could you repeat that point, please? जिसका डिग्री ऑफ फ्रीडम ज्यादा होगा उसका राइज इन टेम्परेचर कम होगा फॉर सेम अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, Okay. बिकॉज इट कैन डेसिपेट दैट एनर्जी इनटू डिफरेंट डायमेंशंस। और Okay. जो दिख के आएगा वो तो कोलिजन की वजह से आएगा, तो कोलिजन तो अपना कम हो गया ना, एनर्जी कोलिजन के लिए कम चलेगी क्योंकि ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी अगर रोटेशनल में डिसिपेट हो रहा है तो, वैसे करके। Great. Thank you. नाउ वर्क का कैलकुलेशन जो होता है अलग अलग प्रोसेस में हम लोग करते थे, डेरिवेशन में नहीं करा रहा ऑब्वियसली, टाइम नहीं अपने पास, तो वर्क का फॉर्मूला याद रखो। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए होता है माइनस एन आर टी एल एन वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस एन आर टी एल एन पी इनिशियल अपॉन पी फाइनल, ये भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है? इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस दोनों में ही जीरो होगा, क्योंकि आइसोकोरिक है तो डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। वर्क डन का फॉर्मूला अगर आप लोग को पता होगा शायद, या भूल गए? पी माइनस पी डेल्टा वी का इंटीग्रेशन, है ना? तो जहां पे पी जो है वो रिवर्सिबल है, मतलब इंटरनल एक्सटर्नल को रिप्लेस करने वाला है, वैसे बाय द वे फॉर्मूला जो होता है वो पी एक्सटर्नल का ही होता है। ठीक है? सो इस तरह से ना, रिवर्सिबल आइसोबेरिक प्रोसेस होगा तो क्या करोगे? पी डेल्टा वी डायरेक्ट हो जाएगा। एंड रिवर्सिबल इरिवर्सिबल आइसोबेरिक होगा तब भी पी डेल्टा वी होगा, बस वहां पे आ जाएगा पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये किसके लिए है? ये इरिवर्सिबल के लिए। और किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला यही रहता है, वो प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करता है, फॉर्मूला सेम रहेगा फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आप लिख भी सकते हो दिस फॉर्मूला इज फिक्स्ड फॉर ऑल इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस है या नहीं है? वर्क डन एट कांस्टेंट प्रेशर, जैसा पढ़ा हाँ, होगा। ऐसा कोई भी टर्म जो इंडिकेट करे कि प्रेशर कांस्टेंट है, फिक्स प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर, है ना, इस तरह का कीवर्ड हो तो आप समझ जाना कि इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात हो रही है। और फिर आप चुपचाप ये फॉर्मूला यूज करना, कोई और एक्स्ट्रा दिमाग हमें नहीं लगाना है। हाँ, आपको दिमाग लगाना है तो आप डेल्टा वी कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग तरीके यूज कर सकते हो। जैसे आइडियल गैस है तो डेल्टा वी को आप एन आर टी बाई पी, अब टी वन टी टू के हिसाब से एन आर टी वन माइनस एन आर टी टू बाई पी, जिसको कि आप एन आर टी टू माइनस टी वन बाई, मतलब यू कैन इंटरचेंज दैट, मतलब ये वाला आप आइडियल गैस इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हो इसके लिए, लेकिन फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वर्क डन का फॉर्मूला यही रहेगा। वी कैन यूज आइडियल गैस इक्वेशन फॉर गैसेस टू गेट डिफरेंट फॉर्म्स। अगेन मैंने वही बोला, फॉर्मूला की कोई लिमिट नहीं है इस चैप्टर में, फॉर्मूला बना सकते हो आप हर जगह से, लेकिन आप मोस्टली रिलाय करो अपने अप्रोच पे, तरीके पे। एडियाबैटिक रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो एडियाबैटिक प्रोसेस के पहले तो एक जनरल इक्वेशन ये होती है वॉल्यूम के टर्म्स में, बाकी बाय द वे वैसे एडियाबैटिक इक्वेशन क्या होती है? पीवी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। गामा क्या होता है? गामा होता है सीपी बाय सीवी, है ना? नाउ
रिवर्सिबल होगा तो P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। P2V2 को आप NRT2 लिख सकते हो, P1V1 को NRT1 लिख सकते हो, तो वो सिंप्लीफाइड फॉर्म है बस उसी का। इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा? इरिवर्सिबल के लिए देखो यार, फॉर्मूले में कंफ्यूज नहीं होना है, सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। V1 और V2 सेम नहीं रहेगा भले ही, बट फॉर्मूला सेम रहेगा। कैसे? आप डेल्टा वी निकालो, क्या लिखोगे आप? ये डेल्टा वी है ना, तो डेल्टा वी जब आप निकालोगे तो आपको वही मिलेगा फिर से। तो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, देखो एडियाबैटिक प्रोसेस में दिक्कत क्या है ये समझो। डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, ये हो गया जीरो। तो वर्क डन विल ऑलवेज बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, चाहे वो रिवर्सिबल हो या इरिवर्सिबल हो। तो बेसिकली ये फॉर्मूला किसका है? ये इंटरनल एनर्जी निकालने का तरीका है। बात समझ में आ रही है? तो फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूला सेम रहेगा। हाँ, वो बात अलग है कि वो सेम इनपुट आउटपुट जो डेटा है इनिशियल और फाइनल का, वो वैल्यू प्रैक्टिकली सेम नहीं हो सकती रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में। और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं कि टू इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। राइट? आपने ये याद होगा, ऐसा किया भी होगा कि वर्क डन रिवर्सिबल का जो मैग्नीट्यूड होता है किसमें, एक्सपांशन में ज्यादा होता है वर्क डन इरिवर्सिबल से, एंड कंप्रेसर में उल्टा हो जाता है ना? पढ़ा है, याद है ऐसा कुछ? ग्राफ याद? भी बनाया था ना। Yes, sir. हाँ, ग्राफ वगैरह भी बनाया था। तो मैं ये समझा रहा हूं कि इरिवर्सिबल हो या रिवर्सिबल हो, वर्क डन का फॉर्मूला सेम रहेगा। वैल्यू V2 और V2 दोनों में V2 अलग अलग होगा, कभी भी मैच नहीं हो सकता, दोनों का V2 सेम नहीं हो सकता। टू इरिवर्सिबल प्रोसेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर, जैसे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करते, ऐसा पढ़ा होगा ना आपने। वैसे दो इरिवर्सिबल प्रोसेस कभी मीट नहीं करेंगे एक दूसरे को। सॉरी, दो एडियाबैटिक, रिवर्सिबल रिवर्सिबल बोल रहा हूं मैं बार बार, दो एडियाबैटिक प्रोसेसेस कभी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों की इंटरनल एनर्जी ही है दोनों में। ये वाला Alright. पॉइंट समझ नहीं आया। देखो, दो एडियाबैटिक प्रोसेस, चाहे वो रिवर्सिबल हो इरिवर्सिबल हो, कैसे भी दो एडियाबैटिक प्रोसेस कभी भी एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। मीनिंग, जैसे मान लो कि आपका एक एडिया, आप कह रहे हो कि आपने, मैं बेसिकली ये कहना चाह रहा हूँ कि ये एक पाथ है एडियाबैटिक और ये दूसरा पाथ है, ये आप कह रहे हो दोनों एडियाबैटिक है। ठीक है, आपने कहा कि सर सेम पॉइंट से स्टार्ट हुआ और सेम पॉइंट पे जाके वो मिल गए, और ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है और ये भी एक एडियाबैटिक प्रोसेस है। हाँ तो इन दोनों प्रोसेस में क्या होगा? डेल्टा यू शुड बी इक्वल टू वर्क डन। हाँ अब डेल्टा यू तो सेम है दोनों प्रोसेस के लिए, बट वर्क डन हैज टू बी डिफरेंट, क्योंकि पाथ फंक्शन होता है वर्क डन, तो एरिया अंडर द कर्व होता है वो तो ये तो सेम नहीं होगा ना, तो ये इक्वालिटी तो होल्ड ही नहीं कर रही है फिर। राइट। राइट? तो ये तभी होल्ड कर सकती है जब एक एक रास्ते से एक ही एडियाबैटिक पाथ जा सकता है, दूसरा एडियाबैटिक पाथ उस रास्ते से नहीं जा सकता। मीनिंग, अगर ये एडियाबैटिक है तो ये एडियाबैटिक नहीं हो सकता, फिर ये कोई और प्रोसेस होगा। तो बोलोगे सर फिर दो एडियाबैटिक एक पॉइंट से दो एडियाबैटिक प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकते? स्टार्ट हो सकते हैं, एक यहां से जाएगा तो दूसरा हो सकता है यहां से जाएगा, तब पॉसिबल है ये, है ना? तो वही पॉइंट हम लोग बोलते हैं कि टू एडियाबैटिक प्रोसेसेस कैन नॉट इंटरसेक्ट वन अनदर। ये सब आपने नोट्स में लिखा होगा, उन सब पॉइंट्स को बस हाईलाइट करते जाओ साथ साथ में, अगर है आपके सामने तो, कि भाई ये सब बातें पूछी जा सकती हैं। नाउ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बहुत सारे कन्वर्जन है। जैसे मान लो, मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन करने में आसानी हो। जैसे पहला तो फॉर्मूला है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब अगर टेम्परेचर डेल्टा टी जीरो है, पहला है ना, फर्स्ट सिनारियो, डेल्टा टी जीरो है तो क्या हो जाएगा? डेल्टा यू जीरो हो जाएगा। डेल्टा यू जीरो हो जाएगा, क्यू विल बी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ठीक है, एक तो इसका चेंज हुआ है। आप इसको लिख सकते हो माइनस पी डीवी का इंटीग्रल। ठीक है, V1 से V2 तक। आइडियल गैस है तो आप P को क्या लिख सकते हो? nRT/V, है ना? nRT/V लिख सकते हो, dV, और इसी को इंटीग्रेट करके अपने को वर्क डन का फॉर्मूला भी मिलता है एक्चुअली में। ठीक है, दूसरा, अगर डेल्टा V जीरो है, ध्यान से समझना भाई, डेल्टा V जीरो है अगर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। सो डेल्टा U
विल बी इक्वल टू हीट सप्लाइड। नाउ हीट सप्लाइड को आप बोल सकते हो कि नहीं, हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी बोल सकते हो, या एनसी डेल्टा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसी को तो हम बोलते हैं एनसीबी डेल्टा टी। और याद करो एक फॉर्मूला भी होता था क्या, सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, याद है? सीवी इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी वाला फॉर्मूला याद है क्या आप लोग को? बहुत सारे फॉर्मूले यार, मैं सारा नहीं लिख सकता यहाँ पे। सीवी Yes, इज yes. डी यू बाई डी टी ऑलवेज, कहाँ पे? ऑलवेज। ये प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं है, निकालने का तरीका भले अलग है कि हमने कांस्टेंट वॉल्यूम पे रख के निकाला है, लेकिन ये किसी भी प्रोसेस के लिए सीवी की वैल्यू यही रहेगी, क्योंकि सीवी निकालते टाइम वैसे भी वॉल्यूम आप कांस्टेंट करोगे ही। वैसे एक और फॉर्मूला था, सीपी इज इक्वल टू डी एच बाई डी टी, है ना? तो ऐसे यही मैं समझा रहा हूं आपको कि यू शुड बी एबल टू एक्सट्रैक्ट सेवरल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द गिवन कंडीशन। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा था कि डेल्टा यू जीरो का क्या, डेल्टा वी जीरो का क्या क्या मीनिंग हो सकता है, और उससे क्या क्या इंटरप्रिटेशन निकल के आ सकते हैं। जैसे अभी तो मैंने स्टार्ट ही किया, जैसे मान लो मुझे डेल्टा एच के टर्म्स में लिखना होता है इस इक्वेशन को, तो डेल्टा एच को क्या लिखते हैं हम लोग, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब डेल्टा यू हो गया जीरो, तो डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा पीवी। अब इसको आप एक्सपेंड कर दो, तो आप लिखोगे डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी माइनस प्लस वी डेल्टा पी, है कि नहीं? और अभी अगर आपका डेल्टा वी जीरो है तो पी डेल्टा वी तो जीरो ही हो गया ना, तो डेल्टा एच क्या आ जाएगा, वी डेल्टा पी के बराबर आ जाएगा, है ना? तो ये भी एक तरीका है। तो कही कह रहा हूं कि बहुत सारे कन्वर्जन्स पॉसिबल हैं इन अ गिवन सिनारियो। एक सेकेंड, डेल्टा यू क्यों जीरो किया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, Very good question. है ना? डेल्टा यू जीरो नहीं है, डेल्टा यू जीरो नहीं है ना? डेल्टा वी है वो, यू नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना? तो ये वाला पार्ट जीरो होगा सिर्फ, डेल्टा एच ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, और फिर इसको उठा के आप वहां रख सकते हो ऊपर की तरफ, तो डेल्टा यू प्लस वी डेल्टा पी हो जाएगा बेसिकली। और फिर उसको उठा के आप डेल्टा यू को वहां से ऊपर से लाके यहाँ प्लेस कर दो, तो क्यू प्लस वी डेल्टा पी हो जाएगा। तो देर आर सेवरल कन्वर्जन्स पॉसिबल, आप बैठ के बस प्रैक्टिस करते रहो उनको, है ना? तो ये बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ आपको साथ साथ में, और ये इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, भी क्वेश्चन में भी करवाऊंगा मैं, डोंट वरी। तो ये है नाउ, क्वेश्चंस करते हैं पहले, फिर धीरे धीरे आपको आइडिया लगने लग जाएगा क्या करना है ना। क्वेश्चंस मैंने उस हिसाब से पिक किए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फ्री एक्सपांशन। हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट होगा आज, तो मैं भी हेल्प करूंगा, आप भी हेल्प करो, है ना? तो आप क्वेश्चन के साथ कॉन्सेप्ट लिखोगे आज, फ्री एक्सपांशन। चलो भाई फटाफट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तीन आंसर है। ओके, अब आंसर्स बदलने लगे। हम्म, नील दिव्या, सॉरी, नील दिया, आर्यन, तनिष्का, अविदान, आर्यन, ये सबका आंसर सही है। ईशान वापस चेक करो। अनुश्री सही है, आरुषि आपका भी सही है, ईशान सिंह सही है, योगीराज आपका भी सही है, हाँ अमय सही है। सो तृप्ति करेक्ट, सही है, वेरी गुड। तो मोस्टली आपको समझ में आ रहा है, देन यहां से मैं स्टार्ट करता हूँ थोड़ा बहुत समझा रहा। देखो यार, प्रोसेस वही मैंने बोला कि गिवन इन्फॉर्मेशन को इक्वेशन के टर्म में कन्वर्ट कर पाते हो कि नहीं, दो बातें लिखी गई हैं, फ्री एक्सपांशन एंड एडियाबैटिक कंडीशन। नाउ फ्री एक्सपांशन कहीं भी दिखेगा मतलब पी एक्सटर्नल क्या है, जीरो है। Zero. पहली बात तो ये पता चला अपने को। दूसरा, फ्री एक्सपांशन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस,
और पी एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन क्या हो जाएगा इसमें? वर्क डन 0 हो जाएगा। 0. सो वर्क डन हो गया 0। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया, वर्क डन 0 हो गया। अब दूसरा पार्ट, एडियाबैटिक कंडीशन है तो क्यू भी 0 हो गया। अब हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हमें पता चलता है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो यहां से पता चला कि डेल्टा यू भी 0 हो गया। और अगर डेल्टा यू 0 हो गया तो टेम्परेचर भी, तो डेल्टा टी भी तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा यू होता है एन सी वी डेल्टा टी। अब अगर यही 0 है तो एन सी वी तो 0 हो नहीं सकता ना यार, तो डेल्टा टी 0 होगा इसका मतलब। तो क्यू भी 0, डब्ल्यू भी 0, और इन दोनों के 0 होने की वजह से ही डेल्टा टी भी 0 हो गया। समझ में आया? एकदम बेसिक सोचने हैं बस। चलिए, ये तो खैर यहाँ डालना नहीं चाहिए था मुझे, बट मैंने वैसे ही डाल दिया जस्ट क्योंकि डेल्टा जी के बारे में बहुत बातें पता है आप लोग ऑलरेडी। गाइस गाइस गाइस, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। क्वेश्चन देखो क्या है। आप जो कह रहे हो वो बात सही है, लेकिन हमें सही नहीं ढूंढना है। हम्म। अब सही आंसर आने लगे। यस, स्टार्टिंग में कुछ सही आंसर आए। देखो फिर से वही गलती कर रहे हो आप लोग, कि मतलब जो गलती कर रहे हैं वो मोस्टली चेतन, अ, अनुश्री, देन सिद्धांत, ईशान, चैतन्य, उमर, अभय, इन सबका आंसर सही है। लेकिन गलत जो आंसर आ रहे हैं वो आप वही गलती कर रहे हो कि आप सही चीज ढूंढ रहे हो, जबकि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉट करेक्ट बताना अपने को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इनकरेक्ट ढूंढना है, करेक्ट नहीं। सो डेल्टा जी कैन नॉट बी पॉजिटिव फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, पहला स्टेटमेंट ही गलत है। डेल्टा जी इज नॉट पॉजिटिव, डेल्टा जी इज नेगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, राइट? बट द क्वेश्चन सेज कि डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तो नॉट करेक्ट। ये सही है, डेल्टा इज 0 फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है, ये सही है, ठीक है। डेल्टा जी 0 होता है तभी तो रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड कहीं नहीं जाती है ना, मतलब इक्विलिब्रियम में रहती है। ओके, मूविंग ऑन। बताओ भाई। बहुत सिंपल क्वेश्चन एकदम, देख रहे हो कैसे बेसिक्स पे क्वेश्चन आ रहे हैं अभी। नहीं, हमें नहीं। आर्यन सही है आपका। तनिष्का नहीं। तनिष्का आप उल्टा बोल रहे हो। कंबसन इज हैपनिंग इनसाइड द कंटेनर, राइट? सो द करेक्ट आंसर शुड बी, आर्यन का सही है अभी तक सिर्फ। मैं ही तो गलत नहीं सोच रहा हूँ कि बाकी सब लोग के आंसर ऐसे क्यों आ रहे हैं भाई? प्रज्ञेश आपका भी सही है। Guys, if combustion is happening, why would temperature fall first of all? सर बी नीचे वाला ऑप्शन। सर ऑप्शन भी नीचे है। ओके ओके, सॉरी, हाँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं ही गलत देख रहा हूँ। मैं ए बी सी ऐसे देख रहा हूँ तो पढ़ ही नहीं रहा हूँ। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ऑप्शन बी जो लिखा है, हाँ लिटरली, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट। हाँ, सो सिस्टम ए
एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट ट्रांसफर नहीं हो सकता इससे। तो कंबसन में जो भी हीट रिलीज हुई, जो भी इंथैल्पी रिलीज हुई, वो सिस्टम के अंदर ही रह गई। तो क्यू जीरो हो गया, क्यू जीरो हो गया तो मतलब इंटरनली जो हीट रिलीज हुई उससे टेम्परेचर क्या हुआ, बढ़ा, तो टेम्परेचर राइज हुआ। डायथर्मल वॉल क्या करती है कि वो हीट ट्रांसफर कर देती है। तो अगर यहाँ टेम्परेचर बढ़ा भी होगा तो ये हीट कहाँ चला जाएगा, सराउंडिंग को चला जाएगा। तो इट विल टेक सम टाइम बट एट द एंड it will drop and remain same because surrounding is a infinite reservoir। वो कितनी भी हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, कितनी भी हीट को डोनेट कर सकता है आपको। सो टेम्परेचर रिमेन्स द सेम इन सिस्टम बी। तो टेम्परेचर बढ़ेगा लेकिन वो हीट के फॉर्म में चला जाएगा आगे। तो ये नहीं समझ आया डायथर्मिक का। हाँ, अगर एक्सपैंड हुआ तब ना आर्यन, लेकिन एक्सपैंड तो हो ही रहा है ना। एक्सपैंड तो हो ही नहीं रहा है ना, वो सिस्टम नहीं है, मतलब वो एडियाबैटिक वॉल है। दे आर नॉट टॉकिंग, कंटेनर वही है ना, एक्सपांशन नहीं हो। देखो, पहले सबसे पहले भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि द वॉल एडियाबैटिक सिस्टम एंड डायट थर्मल सिस्टम्स आर दोज सिस्टम्स जहाँ पे एडियाबैटिक मतलब हीट ट्रांसफर अलाउड नहीं है, ठीक है। हीट बाहर नहीं जा सकती। तो आप ऐसे समझो कि आपने एक थर्मस लिया और थर्मस के अंदर क्या किया आपने, कुछ पीसेस ऑफ पेपर डाले और आपने उसको बर्न करके क्लोज कर दिया, ठीक है। और एक नॉर्मल स्टील की बॉटल ली, उसमें सेम काम करके क्लोज करके और रख दिया घर पे, हाँ। ठीक है। अब अगर आप सुबह उठोगे चेक करने, तो जो स्टील वाली बॉटल होगी उसका टेम्परेचर तो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जो थर्मस है जिसके अंदर इंसुलेशन है उसके अंदर जब आप चेक करोगे तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा। बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये। बस वो डायथर्मिक का मतलब होता है वो हीट ट्रांसफर अलाउ करेगा, मतलब नॉर्मल स्टील की बॉटल या मेटालिक बॉटल कोई भी। और एडियाबैटिक का मतलब है कि हीट बाहर नहीं जा सकती, तो वो कोई भी इंसुलेटेड बॉटल मान लो। ओके सर। अंडरस्टूड। हाँ। चलिए, मूविंग ऑन। अब आते थोड़ा थर्मोकेमिस्ट्री पे। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंथैल्पी तो आप लोगों को याद होगा नॉर्मल डेफिनेशन वाइज। हाँ सर। चलिए, Yes. सो आज का आपको मैं पहले तो होमवर्क दे दूं, थोड़ा सा ये कर जरूर लेना आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स ही पढ़ने वाले हैं ना, कल की क्लास में। तो होमवर्क ये है आपका कि आप पहले तो थर्मोकेमिस्ट्री में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंथैल्पी के बारे में समझो अच्छे से। क्या क्या होती है, मतलब इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन का क्या क्या मीनिंग है, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का क्या मीनिंग है, कैसे इक्वेशन लिखते हैं हम उसकी, सब्लिमेशन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, हीट। मैं कुछ कराऊंगा आज ऑफकोर्स क्वेश्चन के फॉर्मेट में, लेकिन आप उसको डिटेल में पढ़ो, क्योंकि अब क्वेश्चन उन पे बनेंगे, क्योंकि क्वेश्चन का स्कोप ही अब वहीं पे है ना। बट बिफोर दैट ये सॉल्व कीजिए। हेस्लो है बाय द वे, ना। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए। अभी तक सेम ही आंसर आ रहे हैं, तो आई होप कि सही ही आ रहा होगा। ओके, चौथा आंसर भी सेम है। एक सेकंड मुझे देख लेने दो, क्या चाहिए। सही है सबका। चैतन्य आपका सही है, तृप्ति, तनिष्का, योगीराज, दिया, अनुष्का, आरुषि, प्रत्नेश, सही है सबका, सही है एक्सेप्ट एक दो गलत आंसर आए हैं।
मोस्टली सबका सही है, सबका ही सही है, एक बस गलत आंसर है, ठीक है। ओके, सो आंसर इसका ए है, ये सबको समझ में आ गया होगा। और कैसे आ गया, तो देखो मैं जो ट्रिक बताता हूँ वो सबको सेम ही ट्रिक बताया मैंने कि भाई देखो यार, कभी भी हेस लॉ का क्वेश्चन आ जाए ना, तो हमें फाइनल इक्वेशन में क्या चाहिए उस पर फोकस करो। तो फाइनल इक्वेशन में हमें चाहिए कार्बन, ग्रेफाइट, और वो जिस भी इक्वेशन में है उस इक्वेशन को एज इट इज लिखोगे, मतलब वो प्लस होने वाला है वो इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 को हम ऐड करेंगे, अब कितने से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे वो हमें नहीं पता, बट इस इक्वेशन को ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चाहिए वो हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, और इस इक्वेशन में वो लेफ्ट साइड में ही है। पहले जो यूनिक वाले होते हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो, फिर कॉमन, जैसे ऑक्सीजन दोनों में है तो ऑक्सीजन पे फोकस मत करो। फिर दूसरा क्या चाहिए अपने को, राइट साइड में सीओ चाहिए। सीओ कहाँ है? ऊपर वाली इक्वेशन में है, तो ऊपर वाली इक्वेशन सब्ट्रैक्ट होगी। अब ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट भी कर सकते हो, बाद में एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। आप सीधे इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन इक्वेशन 2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सीओ चाहिए 1 और सीओ है 2, तो आप इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करके फिर सब्ट्रैक्ट करोगे और नीचे वाले को डायरेक्टली ऐड करोगे। तो आपको इंथैल्पी जो मिलेगी फाइनल इक्वेशन की वो क्या मिलेगी? डेल्टा एच। अब करके देखो, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा सारी चीजें। हो रहा है क्या? देखो, हाँ सर। Yes, sir. CO2 कैंसिल। तो सब कुछ कैंसिल ये आउट हो जाएगा। तो डेल्टा एच क्या आएगा? फर्स्ट की इंथैल्पी को माइनस करोगे, मतलब 1/2 प्लस 1/2, सॉरी, माइनस 1/2 इंटू -x, और दूसरे वाले को क्या करोगे? प्लस करोगे, तो प्लस -y, ये होगा। सो डेल्टा एच हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो x/2 -y, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x - 2y/2 हो जाएगा। ऑप्शन ए। ट्रिक समझ में आया क्या करना है? मतलब अगर आप ऑलरेडी जिस तरीके से करते हो उस तरीके से कर लो, अच्छी बात है। लेकिन दूसरा मुझे ये लगता है कि ये ज्यादा आसानी से दिख जाता है इसमें, कि जो चाहिए जिधर है उधर ही है, अगर चाहिए तो उसको ऐड करना है, जो चाहिए जिधर है उसके ऑपोजिट साइड में चाहिए तो उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितना नंबर में चाहिए उसके अलावा कुछ अब नंबर में है तो उस नंबर से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो अपने हिसाब से। दैट इज हाउ वी यूज हेस लॉ। ऑलराइट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर करेक्ट? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है आपको, जो ऑलवेज ट्रू हो। अगर ट्रू बहुत सारे दिख रहे हैं तो फिर जो ऑलवेज ट्रू हो वो ढूंढना है आपको, क्योंकि ऑप्शन एक ही सेलेक्ट करना है अपने को, ABCD में से। ध्यान से देखो प्रज्ञेश, नील आपका सही है, माही आपका भी सही है, तनिष्का सही है, अनुष्का सही है, वेरी गुड, ईशान करेक्ट। नहीं, आदि एक बार वापस चेक करो। हाँ, आरुषि आपका भी सही है। यू हैव टू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट वन, बस ये ध्यान रखो क्वेश्चन में, क्योंकि लिखा है क्लियरली। सही बहुत सारे हो सकते हैं फॉर अ गिवन सिनारियो, बट आर दे ट्रू ऑलवेज? हाँ, अनुश्री अब सही है आपका, उमर आपका भी सही है। नहीं, सिद्धांत एक बार चेक करो, देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक। देखो यार, डेल्टा एस इज ऑलवेज ट्रू, डेल्टा एस इज ऑलवेज इक्वल टू Q रिवर्सिबल बाय T, ये मैं आपको बता दूं। क्यों? क्योंकि डेल्टा एस इज अ स्टेट फंक्शन, तो डजेंट मैटर कि आप उस एक से पॉइंट ए से पॉइंट बी आप रिवर्सिबली जा रहे हो या इरिवर्सिबली जा रहे हो, डेल्टा एस सेम रहेगा।
दैट इज व्हाई इट इज अ स्ट्रेट फंक्शन। अब सही आंसर है साक्षी, सही है आपका, चैतन्य, दिव्या, आर्यन, सिद्धांत, तृप्ति। ऑलराइट, सो देखो यार क्या करना है और कहाँ गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग, बस मैं ये समझा देता हूँ। ऐसा नहीं है कि इसमें से देखो पहला तो गलत है यार, क्लियरली गलत है, तो ए तो सही नहीं हो सकता। ए सही नहीं हो सकता क्योंकि ये जो है ये हो जाएगा माइनस वर्क डन, और डेल्टा इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू होता है, क्यू माइनस डब्ल्यू नहीं होता है ना। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस पी डेल्टा वी, एंड दैट टू मतलब ठीक है, चलो ठीक है, पी डेल्टा वी मान भी ले तब भी एक्यूरेट नहीं है। ये ऑलवेज ट्रू है, और दिस इज ऑल्सो ऑलवेज ट्रू। इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए भी आप क्यू रिवर्सिबल बाय टी लिख सकते हो, उन दोनों पॉइंट के बीच में एक रिवर्सिबल पाथ बनाओ और उसे को टी से डिवाइड कर दो। ये जो है ओनली फॉर, पहली बात तो आइडियल गैसेस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तभी तो डेल्टा एन आर टी करोगे आप, एन आर डेल्टा टी नहीं हो सकता। सर बट वहाँ पे सर पॉजिटिव होना चाहिए ना प्लस बीच में। होना चाहिए ना। हाँ प्लस भी होना चाहिए, राइट, दैट इज ऑल्सो ट्रू। डेल्टा जो डेल्टा यू प्लस डेल एन आर टी, हाँ ये भी सही बात है। तो दोनों चीजें हैं। अच्छा यहाँ पे साइन भी माइनस दिया गया, हाँ तो वो भी है कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा तो इसमें तो उतना दिमाग भी नहीं लगा था, डायरेक्टली दिख गया कि बी और डी ही होगा, सिर्फ साइन का ही लोचा था इसमें, तो बी और सी, मतलब ऑप्शन बी। चलिए अब बताइए। ये तो बहुत सिंपल है यार, इसमें तो मतलब धड़ाधड़ आंसर आने चाहिए। आर्यन सही है, सिद्धांत सही है, नहीं सिद्धांत चेक करो, आरुषि सही है, ईशान चेक करो, सर माही बट आपका उन्होंने इक्वालिटी का भी तो साइन दिया। हाँ तो इक्वालिटी का हो सकता है ना रिवर्सिबल के लिए। सराउंडिंग का भी। हाँ रिवर्सिबल के लिए तो हो ही सकता है ना। अब सही आंसर आ रहे हैं, हमें नहीं, हमें वापस चेक करो, श्रेयांश सही है, दिया, उमर, चेतन, प्रणव वापस चेक करो। डेल्टा यूनिवर्स कैन बी जीरो फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। तो आप ये मत सोचो कि हमेशा जीरो ही होता है, ग्रेटर देन जीरो ही होता है। ऑब्वियसली स्पॉन्टेनिटी के लिए ग्रेटर देन जीरो होता है, लेकिन स्पॉन्टेनियस है थोड़ी बोल रहे हैं, होना चाहिए, बस प्रोसेस है कि नहीं, मैथमेटिकली फिजिबल है कि नहीं, मैथमेटिकली मतलब इन एनी सिनारियो फिजिबल है कि नहीं, जैसे नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये फिक्स है। ऑलराइट, तो यहां से हमें सीखने को मिलता है क्या है कि डेल्टा एस यूनिवर्स, पहला स्टेटमेंट ही यही है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग यही तो स्टार्ट करते हैं कि डेल्टा एस यूनिवर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और रिवर्सल प्रोसेस फॉर दैट मैटर। सो ये तो ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये तो स्टेटमेंट है, अगेन अगेन ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और ये बेसिकली ये सेकेंड लॉ का एक्सटेंशन है, ये है ना कि डेल्टा इज डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस, तो ये भी सेकेंड लॉ का ही पार्ट है। तो ये सारे ट्रू है, बस ये एक गलत है, ये वाला। कैसे? पहली बात तो प्लस पी डेल्टा वी होगा, अगर होगा भी तो, एंड देन अगेन दैट इज डेल्टा पी वी होता है, पी डेल्टा वी इज फॉर अ गिवन सिनारियो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट कर भी दो तो पी डेल्टा वी पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं आएगा, है ना।
ओके, नेक्स्ट बताइए। ये पढ़ा होगा आपने एलिंगम डायग्राम मेटलर्जी के टाइम पे, इस टाइप का पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, मतलब। यस नील, सही है। अनुश्री आप सही सोच रहे हो, सिद्धांत सही है। अनुश्री आप सही सोच रहे हो लेकिन अप्लाई सही नहीं कर रहे हो, मतलब योगीराज आपका भी सेम है कि आप सोच सही रहे हो लेकिन अप्लाई सही नहीं कर रहे हो, बिकॉज हो सकता है आपको प्रैक्टिकल चीज पता नहीं है कि एक्चुअली में क्या होता है, एंड यू शुड नो दैट एक्चुअली। जिंक, मैग्नीशियम, इनके लिए कुछ स्पेशल केसेस भी होते हैं जो हर मेटल के लिए हो सकता है, ऐसा नहीं है। हाँ, प्रज्ञेश सही है, तनिष्का सही है। आरुषि आप उल्टा कर रहे हो। आर्यन सही है। तो देखो यार, जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए मैंने मोस्टली रिसेंट पीवाईक्यूज ही हैं ये, लेकिन मेन मोटिव ये है कि मैंने क्वेश्चन उस तरह सेलेक्ट किए कि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट मैं सिखा सकूं वहां पे। जैसे ये कॉन्सेप्ट एलिंगम डायग्राम का में भी पढ़ते हैं हम लोग, और मोस्टली सही है। अविधान, अविधान चेक करो एक बार। और मैं कमेंट नहीं कर रहा अभी ज्यादा, मैं समझा ही देता हूँ इसमें क्या सीन है। किसी भी मेटल के लिए यूजुअली मेटल सॉलिड होता है, राइट। तो ये गैसियस होगा और ये भी सॉलिड होगा। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। तो डेल्टा एच तो देखो यार नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ऑक्साइड फॉर्मेशन इज लाइक कंबसन, तो ये तो सबके लिए ही नेगेटिव होगा। डेल्टा एच गोइंग टू बी नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है। डेल्टा एच तो नेगेटिव ही होगा। अब रही बात टी, तो चलो टेम्परेचर है डेल्टा एस की, तो डेल्टा एस डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री एंड फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना भाई। अगर आप देखो इधर गैसियस रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट सॉलिड बन गया, तो रैंडमनेस पहले रिएक्टेंट की ज्यादा थी या प्रोडक्ट की ज्यादा है, बताओ। रिएक्टेंट। रिएक्टेंट की। तो डेल्टा एस इस केस में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो डेल्टा एस नेगेटिव होगा तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो इक्वेशन हो जाएगी वो आ जाएगी डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच जो कि नेगेटिव है प्लस टी डेल्टा एस हो जाएगा इक्वेशन। तो माइनस डेल्टा एच इज वाई इंटरसेप्ट, और ये सबके लिए माइनस डेल्टा एच से ही स्टार्ट होगा। और स्लोप जो है इसका क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा एस। तो ऑफ कोर्स या तो ए हो सकता था या बी हो सकता था या सी हो सकता था, डी भी हो सकता था। यहां तक अभी कोई क्लैरिटी नहीं कि आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट स्टेप इसमें यह आता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते हम किसी का फिजिकल स्टेट चेंज करते रहे, तो देखो ये तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इसमें सबको कुछ किसी को कोई डाउट नहीं कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन द स्लोप may change if physical state changes with temperature। ये याद रखना है आपको। और ये अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप साथ में क्विकली एलिंगम डायग्राम भी रिवाइज कर लेना, है ना। उससे क्या होगा कि थोड़ा उसका भी मतलब 10-5 मिनट देके, ज़्यादा नहीं, भले यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियो ही देख लेना, उसका समझ में आ जाएगा। वो कॉन्सेप्ट दिमाग में ऐसे ही होता है कि छोटी छोटी चीज़ें जो 2 बार 3 बार आ रही है हर जगह, कर लिया फटाफट 10 मिनट वीडियो देख के। तो स्लोप चेंज होगा
जब फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। तो अब टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो सकता है, देखो मेटल ऑक्साइड्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो इस इधर दिमाग नहीं लगाना अपने को, इनका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट की तो चलो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, लेकिन जो मेटल होते हैं खास करके सेकेंड ग्रुप के, फर्स्ट ग्रुप के और जिंक, इन सब मेटल्स का क्या होता है कि एक टेम्परेचर के बाद इनका सब्लिमेशन पॉइंट रीच हो जाता है। तो एट हायर टेम्परेचर मैग्नीशियम का इंट्रोपी अचानक से बढ़ जाएगा, सब्लिमेट हो जाएगा, मतलब अचानक से वेपर बनाने लग जाएगा। ठीक है, तो सब्लिमेट्स एट इन लो टेम्परेचर रेंज। लो मतलब मेटल के सेंस में लो, ऐसा नहीं कि 25 डिग्री पे, लो टेम्परेचर रेंज। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। और अगर ये सब्लिमेट करेगा तो अब डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव होगा, डेल्टा एस टू इन सिनारियो वन, इन सिनारियो टू विल अगेन बी नेगेटिव, लेकिन मोर नेगेटिव, क्योंकि अब और ज्यादा गैसियस सिस्टम हो गया रिएक्टेंट साइड में। पहले तो सिर्फ O2 था, अब Mg के भी 2 गैसियस मोल हो गए, ऐसा समझो। तो डेल्टा एस ज्यादा नेगेटिव होगा तो स्लोप ज्यादा पॉजिटिव होगा। तो ये यहां से यहां तक स्ट्रेट लाइन, उसके आगे भी एक स्ट्रेट लाइन बट विथ अ न्यू स्लोप, क्योंकि यहाँ पे Mg भी गैसियस है और ऑक्सीजन भी गैसियस है, यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन गैसियस है। क्या ये समझ में आया? और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं ना कि एंट्रोपी कम होगी क्योंकि दो एलिमेंट्स मिलके एक कंपाउंड बना रहा है, तो नहीं ऑटोमेटिकली स्लोप बढ़ेगा। हाँ और देखो, एक ही ऑप्शन में कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है, तो सी होना चाहिए। बट कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ रहा है इसकी क्या गारंटी, ये भी तो हो सकता था। मेन जो मैंने टाइम लिया एक्सप्लेन करने के लिए वो इसीलिए लिया, नहीं तो मैं तो इक्वेशन लिख देता डेल्टा जी, वो सब वहीं से हो जाता। हाँ। लेकिन हमें ये पार्ट समझना पड़ेगा ना कि अगर चेंज होगा तो फिर बी होगा, सी होगा या डी होगा, ये कैसे पता करेंगे? तो फॉर दैट वी नीड टू लुक इनटू फिजिकल स्टेट्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्वड इन द रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट साइड का फिजिकल स्टेट गैसियस होता तो शायद स्लोप कम, शायद क्या डेफिनेटली स्लोप कम हो जाता। सॉरी, प्रोडक्ट साइड का होता तो, प्रोडक्ट साइड का अगर फिजिकल स्टेट गैसियस हो जाता तो स्लोप कम हो जाता, रिएक्टेंट साइड का गैसियस स्टेट होने की वजह से स्लोप बढ़ जाएगा। बस ये याद रखना, याद रहेगा। याद क्या मतलब, लॉजिकल है वैसे तो, बट आपको प्रोसेस मैंने पूरा समझा दिया। अब किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि सर MgO का क्या होगा। देखो यार, गैसियस मेटालिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ही बहुत ज्यादा था, 3000 1500 ऐसे डिग्री सेल्सियस में होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट, सब्लिमेशन पॉइंट तो भूल ही जाओ उनका, वो बहुत ज्यादा हाई होता है, तो वो आएगा ही नहीं रेंज में, अनलेस Yes. वो एक इमेजिनरी क्वेश्चन हो कि उसमें हो जाता है ऐसा, तो वो अलग बात है ना। Yes, sir. जैसे नॉन मेटल्स के लिए हो सकता है कि CO2 बने, तो CO2 तो ऑलरेडी गैसेस होता है वैसा। तो इसलिए आपने देखा होगा कि कार्बन का ग्राफ नीचे भी आता है। तो पूरा लिंगम डायग्राम एक बार देखो आप आज, आपको समझ में आएगा, सेम लॉजिक है उसमें भी। मूविंग ऑन, तो इसका आंसर बाय द वे सी होगा, है ना। सर बताइए। ये लिंगम डायग्राम कौन से चैप्टर में किया था हमने? मेटल थर्ड मेटलर्जी में में किया किया था, था। ठीक है। मेटलर्जी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ मेटलर्जी करके ऐसे किया होगा। चलिए भाई, मैच करना आपको सही। ऑप्शन वाइज दिस इज A B C and D।
हम्म यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट के हिसाब से मोस्ट ऑफ द आंसर्स आर करेक्ट। आर्यन, वेदांत, सबका ही करेक्ट है उमर, सबका करेक्ट है। आंसर होगा बी ऑप्शन, राइट, करेक्ट। बी होगा इसका आंसर। देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो डेल्टा जी नेगेटिव होता ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको। जिस प्रोसेस में डेल्टा पी और डेल्टा टी दोनों जीरो है, ठीक है, तो मतलब कुछ क्वेश्चन है क्या, ये सोचो ना यार, मतलब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं हो गया क्या? आइसोथर्मल एंड आइसोबेरिक प्रोसेस हो गया। हाँ सर। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है? इंथैल्पी ऑफ बॉन्ड, इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। फॉर्मेशन के टर्म्स में करते हैं तो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। और सोचो ये जेई मेंस का क्वेश्चन है भाई, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना सिंपल और कितना इजी क्वेश्चन है। आप सोचो कि सीधे सीधे जो मीनिंग होता है किसी भी चीज का वो आपसे पूछ रहे कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का क्या मीनिंग है, इंथैल्पी नेगेटिव होगी, है ना? तो आंसर हो जाएगा बी। इसमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड कर ही नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं मुझे एक्सप्लेन करने वाला, कुछ है। हाँ, ये कीजिए। Sir, could you go to the last page for a second? Done, sir. हाँ भाई। अनुष्का एंड देखो यार, आंसर मुझे लग रहा है कि नेगेटिव होगा। हाँ, कंबशन दिया है। नहीं 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 नहीं, कंबसन नहीं, मतलब ओवरऑल नेगेटिव होगा बिकॉज ये नेगेटिव हो जाएगा। और देखो यार, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होता है कंबसन के टर्म्स में, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है। Sir, हाँ, negative आएगा। नेगेटिव आएगा आंसर, है ना? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं। बॉन्ड इंथैल्पी होता तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। कंबसन होगा तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ठीक है, सो एक तो गड़बड़ी आप लोगों ने वहां पे करी होगी मुझे लगता है। बाकी आंसर जो है इसका वो डी होना चाहिए ना। सी ना। बस ये आ रहा है। 39, अच्छा सी आ रहा है इसका। 39 है, हाँ 39 है, 4000 हाँ 39 है, तो सी आएगा आंसर। आंसर इसका आएगा सी, है ना? और कोई बड़ी तोप नहीं है भाई। देखो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा ना तो आप एक काम किया करो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मूला भूल गए कि कैसे करते हैं। वैसे तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है सीधे क्या, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑल्सो यूजिंग देयर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो एक तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। अगर नहीं आता है फॉर्मूला, भूल गए कि प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आप कुछ मत करो, इंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है ना यार, या कोई भी इंथैल्पी दिया हो, आप उसकी केमिकल इक्वेशन लिख दो पहले। जैसे C2H2 प्लस सम O2 विल गिव्स 2CO2 प्लस सम H2O, एक ही H2O बेसिकली।
तो 5/2O2 हो जाएगा यहाँ पे, और इसकी वैल्यू दी गई है कुछ तो -1300। फिर दूसरी इक्वेशन होगी C6H6 प्लस सम O2, बाद में कर लेंगे बैलेंस, 6CO2 प्लस 3H2O, तो 12 प्लस 15, तो ये हो गया 15/2। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को ऐसे मैनिपुलेट करना है ताकि ये थर्ड इक्वेशन आ जाए। तो करते हैं मैनिपुलेट, ये लिक्विड है। सो इन दोनों को कैसे मैनिपुलेट करेंगे? तो देखो यार, मैंने अभी सिखाया था कि जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में चाहिए, तो पहली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन ऐड होगी। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है आपका और ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो जो फाइनल चाहिए इक्वेशन वो कैसे आएगा? तो इक्वेशन 1 इंटू 3 माइनस इक्वेशन 2 करो, आपको देखो एग्जैक्टली यही इक्वेशन मिल जाएगी। करके देखो आप, मिल जाएगी। तो आप सीधे लिखोगे, इसका मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन विल बी 3 टाइम्स इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C2H2 माइनस इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ C6H6। बस सॉल्व कर लो। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जाएगा, और बाकी एंथैल्पीज में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट जाएगा ना? ओके नहीं, बॉन्ड इंथैल्पी में भी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट जाता है। ओके। इस बार पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ये बताइए पहले तो। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा? नेगेटिव ही आएगा ना? नेगेटिव आना चाहिए ना? मुझे नहीं पता, नेगेटिव मतलब आएगा सर। नेगेटिव आ रहा है क्या? हाँ 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 सर, सर। नेगेटिव आएगा। सर वैल्यू ही एक आ रही है। अच्छा, एक ही वैल्यू आ रही है। बाय द वे, एंथैल्पी ऑफ कंबसन दिया है सबका, है ना? चलो पहले कर लो, आप लोग ट्राई कर लो। फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही करना होता है ना? हाँ, लेकिन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट की फॉर्मेशन दिया हो तो करोगे ना। अगर निकालना ही फॉर्मेशन है तो पहले तो हमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी ना। तो फिर डायरेक्टली प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो डायरेक्ट साइन के साथ मैच हो रहा है ऑप्शन, तो उसमें क्या गड़बड़ है? ऑप्शन छोड़ दो, ऑप्शन हो सकता है गलत भी हो। मतलब देखो, आइडिया ये है कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज तब करोगे माही जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन हो। हमें दिया ही नहीं है ना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो कैसे प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करोगे? हम्म इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं यूज करते। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर डेटा में गिवन है तो रिएक्शन की इंथैल्पी निकालने के लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट करते हैं। हाँ। लेकिन अगर आपको निकालना ही इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो फिर तो इक्वेशन पर डिपेंड करता है ना कि आप क्या इक्वेशन लिख रहे हो। बेसिकली हेस लॉ अप्लाई करते हैं, फॉर्मूला तो उसका एक रिजल्ट है ना। फिर से समझो, ये सब लोग समझो, ये हर चीज को समझो आप। कुछ नहीं समझ में आया ना भाई? देखो, एक तो इंथैल्पी ऑफ कंपेयर, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन पूछा जा रहा है C2H6, तो C2H6 के फॉर्मेशन की इक्वेशन लिखो। 2C ग्रेफाइट प्लस 3H2 गिव्स C2H6। पहले तो ये ध्यान रखो। तो अगर आपको और दिया क्या है, डेटा क्या है, ये कंबसन की इंथैल्पी है। कैसे पता चल रहा है? आप लिखा है C यहाँ पे नीचे, किलो जूल पर मोल।
तो बेसिकली इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H6 can be written as, because will be enthalpy of the above reaction. now मैंने अभी बोला था इंटरचेंज समझ में आना चाहिए। देखो यार, अच्छा एक और सेकेंड, एक चीज और, हाँ सही है। तो ये देखो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन भी है, और ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की इक्वेशन इसलिए है क्योंकि प्रोडक्ट साइड में स्टोइकियोमेट्री 1 होती है, और यही इंथैल्पी ऑफ द अबव रिएक्शन भी है, क्योंकि किसी भी रिएक्शन की इंथैल्पी को इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख ही सकते हैं। एंड दैट कैन बी रिटन एज इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऑफ ग्रेफाइट इनटू 2 reactant plus 3 into enthalpy of combustion of H2 minus enthalpy of combustion of C2H6। बोलो कोई कंफ्यूजन है इसमें? तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो आप करोगे 2 इंटू ग्रेफाइट का -394 प्लस 3 इंटू -286 माइनस -1560, नेट पॉजिटिव आ रहा है। कितना आ रहा है आंसर? इसको सिंप्लीफाई करके कितना आ रहा है? तो नेगेटिव ही आ रहा है सर, सी ऑप्शन -86 -86 -86 आ रहा है। हाँ तो ठीक है, -86। हाँ सर 646 आ रहा है उसको। नेगेटिव आ रहा है। तो अब इसमें बोलोगे सर ये तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसमें तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होना चाहिए। नहीं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए वो नहीं होता, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन यूज करने के लिए वो फॉर्मूला होता है। समझ में आया क्या यार? बताओ। यस ठीक है, Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो देखो यार, क्या ही बोलूं इसमें, तो मतलब ठीक है, आप करो पहले। सर एक बार लास्ट स्लाइड दिखाओ ना। हम्म सर थैंक यू। तो मैंने जो आंसर दिया था क्या वो करेक्ट है? देखता हूँ मैं अभी। मैं इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन पॉजिटिव दिया है, ठीक है। ओके, सो आंसर है जितने आंसर सही है चैतन्य, एक बार देखो। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? सो पॉजिटिव तो हो ही नहीं सकता। बाकी मैग्नीट्यूड वाइज सबने सही निकाला है, सबका आंसर बी है, विच इज करेक्ट। ठीक है, सबने बी ही आंसर किया, जितने लोगों ने आंसर किया। डी मैग्नीट्यूड वाइज सही है, लेकिन वैल्यू जो होगी उसकी नेगेटिव होगी। सर इसमें स्टोइशियोमेट्री नहीं देखनी है। तो एक ही चीज तो है, स्टोइचियोमेट्री कैसे देखोगे? NaCl का ही वो सब कुछ है। देखो अच्छा, लैटिस एंथैल्पी क्या होती है? Na प्लस गैसियस प्लस Cl माइनस गैसियस
मिलके NaCl बनाए सॉलिड, और NaCl सॉलिड बनाने के बाद जब हमने इसको H2O में डाला तो बना Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो कह रहे हैं कि NaCl का हाइड्रेशन इंथैल्पी कितना है। देखो, हाइड्रेशन करने के लिए पहले लैटिस तोड़ना पड़ेगा, है ना। प्रोसेस को समझो कि आपको पहले लैटिस ब्रेक करना पड़ेगा, उसके लिए एनर्जी लगेगी। हाँ, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। याद रखना, विदाउट साइन, जो भी साइन वाइन होगा वो आप ऐड कर लोगे। फिर अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी नेगेटिव है तो माइनस जो वैल्यू होगी वो यूज करोगे, मैग्नीट्यूड नहीं सिर्फ यूज करना, आपको एग्जैक्ट वैल्यू यूज करनी है। तो लैटिस इंथैल्पी अपने को दिया गया है, इतना है। इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गया 4 इज इक्वल टू लैटिस इंथैल्पी 788 प्लस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। यहां से आ गया इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, मतलब आ गया बेसिकली। ठीक है, प्रोसेस को अगर समझना चाहते हो प्रैक्टिकली, तो एक लैटिस है उसको तोड़ोगे, तो कैसे तोड़ोगे, तो डिसॉल्व करते हैं जब NaCl को पानी में, तो इट्स एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो जब आप तोड़ते हो तो डिसॉल्व करने टाइम क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं कि उसको हाइड्रेट करते हैं। तो हाइड्रेशन एनर्जी आने की वजह से लैटिस टूट पा रहा है। तो हाइड्रेशन एनर्जी गोज इनटू टू पार्ट, वन इनटू ब्रेकिंग द लैटिस एंड अनदर इनटू रिलीजिंग और कंज्यूमिंग एक्स्ट्रा एनर्जी। ठीक है, सो सॉल्यूशन की एनर्जी जो होगी वो लैटिस टूटने के बाद जो बची खुची एनर्जी होगी वो आएगा सॉल्यूशन का एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज नेगेटिव, याद रखना। चलिए, नो ब्रेनर क्वेश्चन है। माही बिल्कुल सही, आरुषि करेक्ट है। ठीक है, आपने पकड़ लिया तो पकड़ लिया। एक ही चीज पकड़नी है इसमें, क्या पकड़नी है? वैक्यूम। expanded वैक्यूम। into vacuum. वैक्यूम। वैक्यूम होते ही पी एक्सटर्नल पहले तो जीरो हो गया और इरिवर्सिबल भी हो गया। तो पी एक्सटर्नल जीरो होगा तो वर्क डन का सीधे फॉर्मूला ही यही होता है, क्या? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। अब डेल्टा वी कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर पी एक्सटर्नल जीरो हो गया तो वर्क डन जीरो हो जाएगा। नो एक्सप्लेनेशन, नो डिटेल एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड, इतना ही है। आगे बढ़ते चलिए। फॉर नॉट 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स मस्ट बी ट्रू? नो गाइस, देयर कैन बी सेवरल ऑप्शंस, मोर देन वन करेक्ट टाइप है ना। एक ही आंसर आया अभी तक।
बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? जल्दी जल्दी करो, खत्म भी करना है अपने को लेक्चर। तो मेरा सही है या नहीं? एक सेकेंड। अच्छा नहीं, बहुत सारे आंसर आ गए, ओके। मैं देख नहीं होता चैट में क्या दिखा रहा है। ऑलराइट, सो आरुषि एक और है। चेतन आपका पूरा सही है। उमर आपका भी पार्शली सही है। अमय आपका पार्शली सही है। तनिष्का आपका पूरा सही है। नील पूरा सही है। चैतन्य पार्शली करेक्ट है। माही आपका पूरा करेक्ट है। आर्यन आपका भी पूरा सही है। बाकी सबका पार्शली करेक्ट है। इनकरेक्ट किसी का भी नहीं है अभी तक। तो जितने भी आपने मार्क किए उसमें करेक्ट वाले तो कर दिए आपने। और एक ही, एक्चुअली देखो, देखा जाए ना तो दो करेक्ट करने का चांस तो आपको थे। इनकरेक्ट तो एलिमिनेट कर ही सकते थे आप इसमें से। आइडियल गैस का मतलब ही होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। आइडियल गैस का मतलब ही होता है कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 होगा। यहाँ पे जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि गैस आपने फिक्स कर दिया ना, तो सीपीसीवी में सीपीसीपी तो कांस्टेंट हो गया, क्योंकि आपने गैस ही फिक्स कर दिया। तो बचा क्या फिर? तो सिर्फ टेम्परेचर ही बचा ना। बोलोगे सर सीपीसीवी भी तो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ। बिल्कुल होता है, तो वो भी तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है फिर। सो एच और यू दोनों का फॉर्मूला क्या होता है? सीवी डेल्टा टी या सीपी डेल्टा टी। सो दिस इज ट्रू। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, हमने पढ़ा ही है। सीपी मोलर है, ये एम स्टैंड्स फॉर मोलर, राइट। सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। हाँ प्रणव, एफ पे डिपेंड करेगा फॉर श्योर। एफ पे डिपेंड करेगा ही करेगा, लेकिन एफ खुद टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। बोलोगे नहीं सर वो तो गैस की मॉलिक्यूलरिटी, गैस के डायमेंशन पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल, पर आपने गैस फिक्स कर दिया ना, एन आइडियल गैस स्टेटमेंट में लिखा है, तो गैसेस मॉलिक्यूल चेंज नहीं हो रहे ना। ठीक है। एंड डेल्टा यू भी मैंने बता दिया। ये बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को कि डेल्टा यू इज टू सीवी डेल्टा टी ओनली फॉर आइसोकोरिक। नहीं, दिस इज फॉर एनी प्रोसेस। सिमिलरली डेल्टा एच इज इक्वल टू सीपी डी टी फॉर एनी प्रोसेस। assuming Cp and Cv are heat capacities at constant volume and constant pressure. All right. आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, आप इसको इक्वेशन लिख के भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। बस दो ही क्वेश्चन और हैं। बिल्कुल सही, एक भी गलत आंसर नहीं। एक सेकेंड, नील आप फिर से चेक करो, माई फिर से चेक करो, ध्यान से देखो, फिजिकल स्टेट पे ध्यान दो। तनिष्का सही है, आरुषि सही है, दिया आपका भी सही है, ईशान करेक्ट। नहीं, ऑपोजिट साइंस नहीं होंगे। हाँ माही अभी सही है, साइन ऑपोजिट नहीं होगा। देखो बॉन्ड इंथैल्पी की भी तो मैग्नीट्यूड ही होती है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड और रिलीज, तो साइन में से टेंशन नहीं लेना आपको, ओके। है ना। नहीं नील, आप किसी एक ही डायरेक्शन में फॉलो करो ना प्रोसेस को।
चलो मैं समझाता हूँ, ये भी समझो आप लोग। इसलिए मैं बोला कि आज आज की क्लास के बाद आपको सबसे पहले एक ही काम करना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ इंथैल्पीज को समझ लेना चाहिए। उन्हीं पे क्वेश्चन आएंगे, मतलब थर्मोकेमिस्ट्री वाला जो पार्ट है। तो Br2 लिक्विड से सीधे Br बनाना या 2Br बनाना गैसियस के लिए हमें +X किलो जूल एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। और अगर हम बॉन्ड इंथैल्पी की बात करें तो बॉन्ड इंथैल्पी होता है Br2 गैसियस से 2Br गैसियस बनाना। दैट इज कहा जा रहा है कितना है ये, Y किलो जूल है ना। तो अब आप ये देखो कि फाइनल पॉइंट तो सेम है, लेकिन यहां से यहां जाना और फिर यहां से यहां जाना और एक डायरेक्ट यहां जाना, तो ये बीच का एक पार्ट मिसिंग नहीं है कुछ, 1 किलो जूल जो होगा बॉन्ड इंथैल्पी वाले पे। मतलब लिक्विड से ब्रोमीन एटम बनाना ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, ब्रोमीन गैस से डायरेक्ट ब्रोमीन एटम बनाना कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, सिंपल। तो x is equals to a plus y, that means x is greater than y। समझ में आ रहा है? अरे Br2 लिक्विड को पहले Br2 गैसेस बनाओगे, देन उसको बॉन्ड तोड़ोगे ना। तो x जो है बॉन एवर साइकिल्स का रूल लगाओ, तो x इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, सॉरी इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन एंड देन बॉन्ड इंथैल्पी। सो बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ ब्रोमीन लिक्विड एंड इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ऑफ ब्रोमीन लिक्विड में इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन का डिफरेंस है। यस नील बताइए। सर तो बॉन्ड एंथैल्पी बेसिकली यही है ना कि गैसेस मॉलिक्यूल के बॉन्ड गैसेस एटम में बॉन्ड्स तोड़ने की कितने ये लगा एनर्जी। हाँ ओके सर, थैंक यू। चलिए, अच्छा ये वाला पार्ट अभी रहने देते हैं, ये नहीं कर सकते अभी, किरचॉफ्स इक्वेशन पे बेस्ड है ये। इट कैन बी डन, बट अभी हमने ये फॉर्मूला सेकंड लॉ के टाइम करेंगे इसको, है ना। ये मैंने गलती से यहाँ पे डाल दिया है ना, क्योंकि इसमें सीपी, वैसे तो डेल्टा सीपी होता है फॉर्मूले में, बट ठीक है अभी आपको नहीं ध्यान होगा शायद। स्पेसिफिक हीट ऑफ I2 सॉलिड एंड I2 वेपर दिया है, तो हाँ डेल्टा सी बी डेल्टा टी, मतलब डेल्टा सी डेल्टा टी होता है वैसे फॉर्मूला, लेकिन ठीक है अभी इसमें नहीं जाते अपन। ये करो, ये लास्ट क्वेश्चन है। एक मैंने ब्रीफ आपको एक बेस दे दिया, अब आज पढ़ो तक, क्योंकि कल भी अपन थर्मोडायनेमिक्स ही रिवाइज करने वाले हैं। तो आज इसको अच्छे से पढ़ो एंड देन अपन उसको कल कंटिन्यू करेंगे, तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी। कल और क्वेश्चंस करेंगे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, सिमिलर टॉपिक के, है ना। और मैं शेड्यूल देख लेता हूँ कल का थर्मो, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही है, देन आयनिक इक्विलिब्रियम के पार्ट स्टार्ट करेंगे। कम ऑन गाइस, फटाफट, इसमें कुछ नहीं है। ये 1 बार है ना। आरुषि आपने जो आंसर निकाला है वो किस में आया? कन्वर्ट कर लिया है, हाँ ठीक है ठीक है। 9 लीटर एटीएम आएगा, है ना, या लीटर बार आएगा, जिसको फिर आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9, हाँ ठीक है, सही है। चैतन्या एंड चेतन, आप दोनों का गड़बड़ इसलिए आ रहा है भाई, क्योंकि आपने कन्वर्जन नहीं किया है, आपने लीटर एटीएम को लीटर एटीएम में ही छोड़ दिया था। इसका आपका भी सेम गलती किया आपने, नो डाउट। आंसर भी तो देखो किससे पूछा जा रहा है, किलो जूल में। आप लिखोगे वर्क डन इज इक्वल टू क्या, -P डेल्टा V, और P एक्सटर्नल। क्यों भाई? क्योंकि कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पहले तो देखो ये ध्यान दो, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, एडियाबैटिक को कोई भी हो फॉर्मूला यही रहेगा। P एक्सटर्नल को लिख लिया आपने, -1 इंटू डेल्टा V, कितना हो गया, डेल्टा V पॉजिटिव है 9, तो हो जाएगा -9 बार लीटर या लीटर एटीएम। नाउ इस ये इज 100 टाइम्स हायर,
है ना, 1 L/bar इज क्लोज टू 100 जूल। तो अगर आप कन्वर्ट करोगे तो वर्क डन हो जाएगा -9 इंटू 100 जूल, दैट इज -900 जूल, विच इज इक्वल टू -0.9 किलो जूल। -0.9 होगा इसका आंसर। और साइन भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कुछ भी साइन कर दोगे आप। तो ठीक है, इतना ही करते हैं आज के लिए। आप फिर से एक बार, मैं वही बोल रहा हूँ, 2 चीजें पढ़नी है आपको। एक तो डिफरेंट इंथैल्पीज के बारे में पढ़ो, और एक बार सारा फॉर्मूला एक बार फटाफट देखो कि कैसे डिराइव हुआ था। बस आप कॉन्सेप्ट पढ़ो, क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। आप कॉन्सेप्ट पूरा नोट्स पढ़ लेना एक बार, बस पढ़ लेना टू हैव एन आइडिया। और जो भी चीज लगे कि नहीं समझ में आ रहा है उसको हाईलाइट करके रखो। ये पार्ट नहीं समझ में आया था मेरे को, तब भी नहीं समझ में आया था, अब भी नहीं समझ में आ रहा है, या फिर तब समझ में आया था अब समझ में नहीं आ रहा है। जब भी क्लास हो, अपनी क्लास के बाद, क्लास के पहले ब्रेक में आप उसको डाउट के फॉर्म में पूछ के कंप्लीट करो, है ना। ठीक है, सो थैंक यू, मिलते हैं अपन कल की क्लास में। सर थैंक यू हाँ जी, सर। थैंक यू, थैंक यू Have a सर। nice day. थैंक यू, ओके। सर हाँ जी बताइए। सर तो इसमें गैस वर्क कर रही है क्या क्वेश्चन में? हाँ, एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब क्लियरली गैस मेंशन नहीं किया ना। अलाउड टू एक्सपैंड का मतलब है नहीं कि गैस एक्सपैंड हुआ तो उसने सराउंडिंग को पुश किया है ना खुद, ओके ठीक है ना। ठीक, चलिए, थैंक यू एवरीवन।